नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके साथ लेके आए हैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जो है हमारा हाउ टू स्टार्ट एजुकेशन एनजीओ फॉर चिल्ड्रंस। और इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर गौरव शर्मा। हेलो सर, हेलो आपका हेलो स्वागत है। हेलो। और आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसमें समझेंगे कि क्या कैसे कैसे हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्या हमारा बिजनेस मॉडल होना चाहिए, क्या क्या लाइसेंसेस रिक्वायर्ड है, कैसे सारी चीजों को ले हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, ये टॉपिक आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट एजुकेशन एनजीओ फॉर चिल्ड्रंस, तो आप ये बताएं सर, ये कौन कौन स्टार्ट कर सकते हैं, हु ऑल कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। देखिए, कोई भी बंदा जो कि आप मतलब एक तरीके से इंटरेस्टेड है किसी ऐसी एक्टिविटी में जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे शुरू करना चाहता है अपनी मतलब एनजीओ को, और किसी तरीके से मदद देना चाहता है ऐसे पुअर चिल्ड्रंस को जिनको जरूरत है कि हाँ जी, किसी नीचे तबके के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, उनको थोड़ा सा सशक्त किया जाए, उनको थोड़ा एजुकेशन देके उनको थोड़ा पढ़ाया लिखाया जाए। बल्कि कई ऐसी एनजीओ ऑलरेडी चल भी रही हैं, और अगर आप चलाना चाहते हैं तो इसको इजीली चला सकते हैं। यदि आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि हाँ जी, लोअर तबके को भी कुछ मदद दी जाए, कुछ उनको एजुकेशन वाइज कुछ समझाया जाए, क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन जिसके पास है वो थोड़ा ज्यादा कमा लेता है, और जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो थोड़ा कम कमा लेता है। हम ये चीज जानते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हाँ जी, हमारा देश जैसे कि डेवलपिंग नेशन है, हम ये नहीं चाहते कि हाँ जी, हमारे देश में अनपढ़ या ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा हो जहां निचले तबके के लोगों तक एजुकेशन ना पहुंचे। तो अगर आप कोई भी एजुकेशन एनजीओ बनाना चाहते हैं, एजुकेशन एनजीओ के थ्रू लोगों की मदद करना चाहते हैं, एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने में, लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने में, जितने, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कई जगह तो हाँ जी, लोगों को मतलब चीजें नहीं मिल पाती हैं, रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, मतलब निचले तबके के जो बच्चे हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, चाहे वो पेंसिल हो, पेपर हो, ठीक है, XYZ किताबें हो, कुछ भी हो। और कई जगह जहाँ रिसोर्सेज हैं वहां उनके माँ बाप उन्हें नहीं पढ़ने देते, क्योंकि जो अवेयरनेस है वो उन तक नहीं है। उनका दिमाग जो है वो उन्हें मतलब इस तरीके से रखता है कि हाँ जी, हम तो पढ़े ही नहीं, हम अपने बच्चों को भी अभी से ही काम पे डाल दें। तो वो एक चाइल्ड लेबर का भी एस्पेक्ट आ जाता है। बट स्टिल मैं यही चीज बोलूंगा, अगर आप किसी तरीके से किसी भी एनजीओ को शुरू करना चाहते हैं तो आपको कोई ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती। हम उसी चीज में बात करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए, लाइक करिए, और मैं आपको बताता रहूंगा कि हाँ जी, किस तरीके से शुरू कर सकता है। वैसे कोई लिमिट नहीं है, कोई भी बंदा इसको शुरू कर सकता है। बस सशक्त आप थोड़ा सा एजुकेटेड हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आप 10th 12th, ठीक है, B.Com पास, ये सारे आराम से कर सकते हैं इसको। इवन टीचर्स वगैरह तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसमें। और आप जितना इसमें मदद करेंगे, देश में जितनी शांति से ये जो गरीब लोगों के तक पहुंच पाएगी एजुकेशन, उसमें आप बहुत ज्यादा अच्छा रोल निभा पाएंगे। ओके ओके। तो सर, जब हम लोग एक एनजीओ की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में बहुत सारे तरीके होते हैं एनजीओ को स्टार्ट करने के। तो आप बताएं सर, उस पर जरा रोशनी डालें कि क्या क्या तरीके हैं, हाउ टू रन एन एनजीओ, कि कैसे हम लोग एनजीओ को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, एनजीओ को आप किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली तो 3 ऑप्शंस हैं। या तो आप सेक्शन 8 कंपनी बनाइए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है। दूसरा होता है आपका ट्रस्ट, और तीसरा होता है आपकी सोसाइटी। दोनों को मैं थोड़ा दरकिनार करूंगा। उसका रीजन ये, क्योंकि ट्रस्ट और सोसाइटी में शुरू करने के लिए, इन चीजों को शुरू करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है ज्यादा, क्योंकि हमें बोर्ड में भी रखने पड़ते हैं, हमें बेनिफिशियरी भी रखने पड़ते हैं, हमें सोसाइटी के मेंबर भी ऐड करने पड़ते हैं। तो वहां दिक्कत क्या आ जाती है, हमें बाकियों पे निर्भरता रखनी पड़ती है कि हाँ जी, हम अपनी एनजीओ को शुरू करने के लिए लोगों पे एक तरीके से डिपेंडेंट है कि वो होंगे तभी हम ये नोबल कॉज शुरू कर पाएंगे, या अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बट सेक्शन 8 में क्या है, फायदा ये है कि 2 लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 2 लोग ब्लड रिलेशन में हो तो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 8 का फायदा ये है। दूसरी बात, सेक्शन 8 इजिली इनकॉर्पोरेट
एक्यूरेट हो जाती है, ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं उसमें। वोटर आईडी, आधार, पैन कार्ड आपका, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट और एक बिजली का बिल चाहिए होता है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बिजली का बिल भी किसी के भी नाम पे हो, पेरेंट्स के नाम पे हो, किसी के भी नाम पे हो, वो पिछले महीने का चाहिए होता है। एक आधा फोटोग्राफ चाहिए होती है पासपोर्ट की। और दूसरी बात, सबसे आसान चीज ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, आपको कहीं दर बदर नहीं भटकना पड़ता। हालांकि ट्रस्ट और सोसाइटी को जब हम रजिस्टर करते हैं तो हमें लोकल एसडीएम के पास जाना पड़ता है, प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, अभी वो ऑनलाइन नहीं है हर जगह, ठीक है। कई चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सेक्शन 8 बहुत इजी प्रोसेस है, सेक्शन 8 बहुत आसानी से चल जाता है और इसीलिए सेक्शन 8 बढ़ भी रहा है। दूसरा ये रीजन है, अगर मैं बोलूं, मिनिस्ट्री भी ये चीज समझ चुकी है कि हाँ जी सेक्शन 8 कंपनीज बहुत ज्यादा बन रही हैं एनजीओ के फॉर्मेट में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट में। तो उन्होंने एनजीओ दर्पण जैसी स्कीमें निकाली हैं, नीति आयोग जैसी स्कीमें निकाली हैं, जिसके थ्रू बेनिफिट मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं। हम आई बटन में भी वीडियो दे देंगे, तो कोई देखना चाहता है एनजीओ दर्पण क्या है, नीति आयोग क्या है, गवर्नमेंट की रिबेट कैसे मिलती है, तो ऊपर आई बटन में हमारा वीडियो होगा, तो हम वो भी दे देंगे। तो उसमें वो जान सकते हैं कि हाँ जी एनजीओ दर्पण और नीति आयोग और बाकी सारी चीजों का प्रावधान किस तरीके से लिया जाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी सेक्शन 8 को ज्यादा मिलती है, प्रेफरेंस उनको ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू ट्रस्ट और सोसाइटी। और अगर आप 80G और 12AA के बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस एक तरीके से सेक्शन 8 को मिलती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। ट्रस्ट लोगों को बहुत आसानी से बिल्डअप होता है, क्योंकि जब सर्टिफिकेट होता है सेक्शन 8 का, आप कहीं भी दिखाते हैं कि हाँ जी हमारी एनजीओ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक शेर के एम्बलम वाला एक चिन्ह लगा हुआ है उसमें गवर्नमेंट का, तो एक तरीके से ट्रस्ट भी इजिली गैदर होता है। लोगों के दिमाग में बनता है कि हाँ जी ये तो रजिस्टर्ड है, बहुत आसानी से रजिस्टर्ड है। तो सबसे बड़ा प्राइम रीजन तो यह है कि दो लोग आसानी से शुरू कर सकते हैं, कोई केओस नहीं होता। 7 लोग होंगे तो भाई केओस होगा। ट्रस्ट और सोसाइटी में कई जगह 7 लोगों की आवश्यकता होती है, जहाँ पे केओस क्रिएट होता है। हर किसी के डिफरेंट व्यू पॉइंट है, हर कोई अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट लेके बैठा हुआ होता है कि हाँ जी हमने ये करना है, हमने वो करना है। उसमें होता क्या है कि हर किसी के व्यूज तो आते रहते हैं, बट काम नहीं हो पाता। अब केओस क्रिएट होने की वजह से जब 10 लोगों की राय होंगी, 10 अलग अलग, तो आप क्या ही काम करोगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बिल्कुल अच्छा बताया कि सेक्शन 8 कंपनी हमारे एक अच्छा ऑप्शन है एज कम्पेयर टू ट्रस्ट और सोसाइटी। तो क्या क्या सर बेसिक्स चीजें, अगर हम लोग बात करें, एक एजुकेशन एनजीओ की बात कर रहे हैं, जैसे आपने एक सेक्शन 8 कंपनी बताया और एक हमारी कंपनी तो रजिस्टर लोग करा लेते हैं, तो इसके बाद क्या क्या बेसिक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए? हमारे जो कि जो जो हमारे पेरेंट्स हैं, जैसे जैसे आपने बताया कि लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए, पेरेंट्स हैं, लोग बिजनेस हमारे और कॉलीग्स होंगे, हमारी टीचर्स होंगे, क्या क्या बेसिक चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग एजुकेशन एनजीओ स्टार्ट कर रहे हैं? देखिए, जब भी आप एजुकेशन एनजीओ रजिस्टर करा लेंगे, उसके बाद सबसे प्राइम एस्पेक्ट होता है कि हाँ जी मैं इसको चलाना कैसे, क्योंकि चलाने के लिए और रजिस्टर कराने में जमीन आसमान का अंतर है। रजिस्टर कराना बहुत आसान है, बट चलाने के लिए आपको सारे प्रोसेस ध्यान में रखने पड़ते हैं कि हाँ जी फंड्स कैसे लाएंगे, कौन कौन इसको चलाएगा, किस तरीके से हमें इसका करंट अकाउंट खुलाना है, बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं, तो वो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपको डोनेशंस के लिए देखिए घूमना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर आप फेवरेबल नहीं हैं कि हाँ जी आप लोगों से बातचीत नहीं कर सकते, आपकी नेटवर्किंग स्किल थोड़ी कम है, तो वो आपको थोड़ी सुधारनी पड़ेंगी। कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। आपका जो मेन एजेंडा है वो है एजुकेशन का, और लोअर क्लास की एजुकेशन के लिए आपको लोअर क्लास तक पहुंचना पड़ेगा, एक करंट बिठाना पड़ेगा। लोअर क्लास भी मतलब अगर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ना आप, तो वो बड़े रूढ़िवादी सोच के होते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ मतलब होता है पैसों से, अपनी रोजमर्रा की चीजों से। तो आप जब तक उन तक नहीं पहुंचेंगे अपनी सॉल्यूशन लेके, क्योंकि उनका प्रॉब्लम है अवेयरनेस। दूसरी चीज प्रॉब्लम है उनकी कि हाँ जी रिसोर्सेस की कमी। अब रिसोर्सेस तो चलो पैसों से लाई जा सकती है, बट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपको लोगों तक थॉट प्रोसेस लेके पहुंचना पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो आपके पास होना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन किस तरीके से आप प्रोवाइड करोगे, आपके चैनल्स क्या होंगे, क्योंकि 2 लोग, चलो ठीक है बोर्ड में 2 लोग चल गए, 2 लोगों का एक कंट्रोल है कि हाँ जी घर के 2 मियाँ बीवी के थ्रू एक सेक्शन 8 कंपनी बना के आप एनजीओ शुरू कर सकते हैं। बट चलाने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम 10-12 लोग चाहिए, और 10-12 लोगों के लिए शुरुआत में मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको ऐसे बंदे चाहिए जो बिना सैलरी के काम कर सके, वॉलंटियर के तौर पे काम कर सके। जैसे कि रॉबिन हुड आर्मी के नाम से एक एनजीओ चलती है। वो क्या करते हैं, वो होटल से खाना उठाते हैं और खाना उठा के जितने भी निचले तबके के लोग हैं उन तक पहुंचा देते हैं। अब उसमें उनका कोई ऐसा कोई प्राइम ऑब्जेक्टिव तो होता नहीं है कि हाँ जी उनके पास कोई बहुत ज्यादा पैसा है मदद करने के
के लिए या कोई ऐसी चीज है, बट हाँ उनका जो उद्देश्य है, जो उनका जो मोटिवेशन फैक्टर है वो सिर्फ इतना है कि हम अपना टाइम दे सकते हैं। तो आपको अपने साथ वॉलंटियर जो ऐड करने पड़ेंगे वो टाइम से भी ऐड करने पड़ेंगे। आपको, कई लोगों को ओहदे की बहुत ज्यादा भूख होती है कि हाँ जी हमें एक ओहदा मिल जाए, तो आप सेक्शन 8 का एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके लोगों को अपने साथ एसोसिएट कर सकते हो कि हाँ जी इसकी ये उपाधि है, कि हाँ जी ये हमारी टीम में इतना बड़ा रोल लगता है, दूसरा बंदा ये रोल रखता है। तो उससे क्या है, फर्क पड़ता है और आपकी टीम बढ़ती जाती है। अब जितनी बड़ी आपकी टीम बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली बात है आपके हाथ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम अपने चाहे कितने भी पूरे 24 घंटे देख लें, 24 घंटे में हम सिर्फ 12 घंटे ही काम कर पाते हैं। 2 ही हाथ है हमारे पास, 2 ही पैर है, हम एक लिमिटेड टाइम पीरियड से काम कर पाएंगे। अब कोई भी सेक्शन 8 कंपनी बना के एनजीओ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है तो उसको एटलीस्ट कम से कम 10-12 लोगों की टीम चाहिए धीरे धीरे। तो पहले आप टीम बिल्डअप करें, लोगों को रुझान में लें, आपको अपने जैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे। अपने जैसे लोग कहीं भी मिल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं है। आप उनको फिर अपने साथ जोड़ें, जोड़ने का एक कनेक्ट सिद्ध करें, उसके साथ सारी चीजें करें। रही बात डोनेशंस की, डोनेशन के ऑनलाइन प्रोसेस होता है आजकल तो, गूगल एड्स लगा के, वेबसाइट लगा के और रेजर पे का एक पेमेंट गेटवे लगा के आप आसानी से अपने एड चला के अपना लोगों के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो हमने भी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन पे वो भी दे दूंगा, और लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि हाँ जी हाउ टू रेज फंड्स ऑनलाइन फॉर एनी एजुकेशन सोसाइटी और एनजीओ और समथिंग लाइक दैट, कि सेक्शन 8 के लिए कैसे फंड्स उठाए जाते हैं, किस तरीके से उठाए जा सकते हैं। तो ये तो रनिंग की बेसिकली बात थी कि हाँ जी रनिंग के लिए आपको इस तरीके का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। डोनेशंस बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, बट डोनेशंस के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हाँ जी जब आप सेक्शन 8 बना लेते हो तो आप आसानी से डोनेशन उठा सकते हो। बट अगर आप रिबेट लेना चाहते हो, टैक्स एग्जम्पशन लेना चाहते हो 1961 टैक्स एक्ट के हिसाब से, 80G और 12AA दो सेक्शन है जो प्राइम है, जिन पे गवर्नमेंट ने एक अच्छी तरीके से अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो आपको लेना पड़ेगा। वो लेने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उस पर भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप उसको कर सकते हो। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हाँ जी आपको दो तरीके से डोनेशंस लेनी है। पहली तो आप आसानी से शुरू कर सकते हैं जैसे ही आप शुरू कर पाएंगे। कई जगह ऐसा होता है कि लोग अपने पैसे डोनेट करने के लिए सोचते हैं कि हाँ जी हम इस एनजीओ को अगर हम अपने पैसे डोनेट कर रहे हैं तो हमको किस तरीके की टैक्स रिबेट मिलेगी। तो वो टैक्स रिबेट 80G और 12AA में छुपी हुई है, और वह आप आसानी से ले सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कराने के बाद। इसके अलावा टाई अप्स और स्किल इंडिया के बारे में बात करते हैं। टाई अप्स के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सेक्शन 8 कंपनी टाई अप्स पे कैसे काम कर सकती है और किस तरीके से काम कर सकती है। सर जैसे हम लोग, आपने जैसे बिल्कुल सही बताया है कि जितना हमारी बड़ी टीम होगी और जितने ज्यादा हमारे साथ लोग होंगे उतना हम लोग अपने सेक्शन 8 को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और काम हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग टाइप्स की बात करते हैं तो और जैसे ही जब हम लोग बच्चों की बात करते हैं, बच्चों की एजुकेशन की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हमें होना पड़ता है अपने करिकुलम को लेके, हमारी डिजाइनिंग को लेके, हमारे एजुकेशन को लेके। तो कोई भी एक सेक्शन 8 कंपनी या कोई भी एक एनजीओ अपने टाइप्स बना सकती है विद एनी काइंड ऑफ फ्रेंचाइजीज। जैसे बहुत सारी फ्रेंचाइजी हमारी प्री स्कूल एजुकेशन में है, और प्री स्कूल एजुकेशन जो लगता है कि एक फाउंडेशन है, वो एक फाउंडेशन है जिससे हम लोग तक, लोगों तक पहुंच सकते हैं, और वो बच्चों की आगे की एजुकेशन को लेके एक फाउंडेशन माना जाता है। और आजकल तो सर हमारे करिकुलम ऐसा है कि फॉर्मल स्कूल्स में जब भी हमें एडमिशन कराना है तो हमें प्री स्कूल एजुकेशन का, प्री स्कूल में हमने हमने जब एजुकेशन ले ली है तो उसका हमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसी चीज के लिए बहुत सारी हमारी फ्रेंचाइजीज हैं। कोई भी एक सेक्शन कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी ले सकता है। बहुत सारे सर हमारे स्कूल्स हैं और जो अपनी फ्रेंचाइजीज देके बच्चों को करिकुलम देते हैं, वो अपना पूरा लेओवर बनाते हैं। तो जस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट अमाउंट, एक आपको अमाउंट इन्वेस्ट करनी है जिसमें आपका पूरा एक स्कूल बनता है। उसके बाद अब लोगों, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी लेके आपके साथ अच्छा चीज ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक ब्रांड नेम आप बना चुके हैं, आपको एक ब्रांड नेम डेवलप नहीं करना है। जैसे आज भी है सर, अगर मैं खाने पीने की बात करता हूँ तो अगर हम डोमिनोज, एक बहुत वेल स्टैब्लिश ब्रांड है, अगर मैं डोमिनोज की एक फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको क्लाइंट्स आपके पास, कस्टमर आपके पास अपने आप आएंगे। वैसे स्कूल्स में सर बहुत सारे हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, किड्सी ले लीजिए, मकून्स ले लीजिए, आप सैनफोर्ड ले लीजिए, कैम्ब्रिज ले लीजिए, बहुत सारी ऐसी ऐसी सारी हमारे फ्रेंचाइजीज हैं जो इजिली अपनी लोगों तक पहुंचते हैं। उनका करिकुलम बहुत अच्छा करिकुलम है, और वो लोगों तक पहुंच के अपना जो मैसेज है, जो
एजुकेशन है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही आप टाई अप्स कर सकते हैं, आपको इनिशियली बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी एक ब्रांड एस्टैब्लिश्ड होगा। तो इसी चीज के लिए आप उन तक पहुंचिए और हम उनको टाई अप बना के आप अपना प्री स्कूल एजुकेशन और बच्चों की एजुकेशन, और नॉट इवन प्री स्कूल सर, अपनी फॉर्मल स्कूल की एजुकेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जब हम टाई अप्स की बात कर रहे हैं। और जब हम टाई अप्स की बात करते हैं तो इन्हीं के साथ ही सर स्किल इंडिया आता है। इन्हीं की अपनी कुछ स्कीम्स चलती हैं जिनमें बच्चों को अलग अलग स्किल्स सिखाई जाती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की, अगर वो हम स्पोर्ट्स है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट है। आजकल हमने देखी है सर कि छोटे से ही बच्चों को टेक्नोलॉजी के लिए और कोडिंग वगैरह सब चीजें सिखाने स्टार्ट कर दी है लोगों ने। तो कहीं ना कहीं एक जो स्किल्स है हमारे बच्चों की, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक फाउंडेशन बना के आप काम कर सकते हैं। और जैसे सर आपने बताया कि सेक्शन 8 कंपनी है, तो मुझे क्या लगता है कि सबसे बेस्ट रहता है कि आप टाई अप्स बनाएं और उसके बाद फिर आगे फर्दर सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। तो मतलब आप फ्रेंचाइजी मॉडल में भी कूद सकते हैं, जा सकते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल की भी मदद ले सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जैसे फर्दर ऑन अगर हम वो स्टार्ट करते हैं, तो सर जैसे अब हमने एजुकेशन एनजीओ के लिए बात कर ली है, हमने पता कर लिया कि सेक्शन 8 कंपनी हम रजिस्टर करा सकते हैं। अगर हमें डोनेशंस के लिए चाहिए तो एटीजी 12AA हम लोग रजिस्टर करा सकते हैं। और इसके अलावा सर क्या क्या लाइसेंसेस टोटल रिक्वायरमेंट होते हैं आपके हिसाब से, कि जब हम लोग एजुकेशन एनजीओ की बात कर रहे हैं और हम एक पैन इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं, तो क्या क्या लाइसेंसेस हमें रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए? देखिए, एनजीओ दर्पण कराना बहुत प्राइम है, क्योंकि एनजीओ दर्पण में कई जगह गवर्नमेंट की स्कीम्स और ग्रांट निकली हुई है, और वो उन्हीं को ही मिलती है जो एनजीओ दर्पण रजिस्टर करा के अपनी यूनिक आईडी ले चुके हो। एनजीओ दर्पण कराना किसी प्रोफेशनल के थ्रू ही सही रहता है, क्योंकि आप खुद करेंगे उसमें कई बार गड़बड़ आ जाती है, और फिर उसके बाद उसको सही करना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उसमें पैन कार्ड एक बार ही अटैच होता है। दूसरी बार अटैच होने में मैंने सुना है कि हाँ जी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल की मदद लें, आप किसी कंसल्टेंट की मदद लें जो इस टॉपिक को जानता है, जो इसको देख चुका है। ऑल दो वो ठीक है अपनी कंसल्टेंसी फीस लेगा, बट आपको वैल्यू फॉर मनी भी देगा। दूसरी बात यह है कि हाँ जी इसके अलावा भी आप एटीजी 12AA जरूर लें, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप उसका फायदा नहीं लेंगे तो आपको मतलब एक तरीके से टैक्स एग्जम्पशन वाली डोनेशंस नहीं मिलेंगी, और वो डोनेशंस बहुत बड़ी होती हैं, और वो बड़ी होने का मतलब यह है कि आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। इसके अलावा आप सीएसआर प्लान ले सकते हैं। ठीक है, सीएसआर आप एक तरीके से सीएसआर एक्टिविटीज कर सकते हैं, सीएसआर की जरूरत आपको पड़ेगी, बट वो बेनिफिशियल जब है जब एटीजी 12AA आ जाए हमारे पास सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर कराने के बाद। तो एनजीओ दर्पण, एटीजी 12AA, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आपका सेक्शन 8 कंपनी हो गया, आप आईएसओ भी ले सकते हैं। ठीक है, आईएसओ एक तरीके का प्रमाण होता है कि हाँ जी हाँ आप क्वालिटी सर्टिफिकेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटीज के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो वो भी ले सकते हैं आप अपने ब्रांड अगर आपका यूनिक है आप ट्रेडमार्क भी करा सकते हैं। ट्रेडमार्क वॉलंटरी है, हम कोई मैंडेटरी नहीं बोलते। ठीक है, बेसिकली अगर आप शुरुआत में छोटे लाइसेंस से कोई काम कराना चाहते हैं, आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो आप सेक्शन 8 कंपनी बनाएं और शुरुआत कर दें। जैसे जैसे फंड्स आने शुरू होंगे उसी फंड से फिर आप 80G लें, 12AA लें, ठीक है, बाकी सारी करें, सारी चीजें कर सकते हैं। अब बात आती है कि हाँ जी इसको हम मार्केट कैसे करें, हम किसको इसको आगे कैसे बढ़ाएं। देखिए, टोटली ब्रांडिंग गेम है, सिंपल सा फंडा है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करें, और जिस तरीके से हम वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, आप अपने खुद के वीडियोस क्रिएट करें, अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट करें। आप जितनी एजुकेशन स्ट्रीम के जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं उसका एक वीडियो फॉर्मेट बना लें, आप इंस्टाग्राम पे डालें, आप यूट्यूब पे डालें। आजकल तो दुनिया भर की चीजें, तो जितने भी फाउंडेशंस हैं, चाहे वो एनिमल वेलफेयर हो, एजुकेशनल हो, चाइल्ड एजुकेशन हो, ठीक है, चाइल्ड एक तरीके से प्रोटेक्शन लॉज हो, जितनी भी एनजीओ चल रही हैं वो सारे अपने वीडियोस उठा के वहां डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितने इवेंट्स किए हैं वो उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करके दिखाना चाहते हैं कि हम एक्टिविटीज एक्चुअल में कर रहे हैं, हम इधर उधर पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी डोनेशन आ रही है हम उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली लगा रहे हैं। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। ट्रस्ट बिल्डअप जब भी होता है जब आप एक तरीके से कनेक्ट बनाते हैं, आप लोगों के सामने एक तरीके का अपना इमेज पेश कर पाते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी बनाने का ही पूरा फॉर्मेट नहीं है, आपको थोड़ा सा इस चीज में भी ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ जी आपको एजुकेशन एनजीओ को एक तरीके से ट्रस्ट बिल्डअप फैक्टर मार्केटिंग में यूज करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, आप गूगल एड्स, पेड एड्स, सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो ये तो था पूरा विवरण। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबाएं और लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सर। थैंक यू।